नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर हमेशा ये कोशिश की जाती है कि आप तक वो जानकारी पहुंचे जो आप ऑथेंटिक रूप से उसे ग्रहण कर सके और अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आप उन जानकारियों का लाभ ले सके। खासकर डॉक्टर्स के सेशंस वीएनएम टीवी पर हम हमेशा करते आए हैं, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन चलाते हैं तो जैसे ही कोई बीमारी या कोई लक्षण दिखता है हम फौरन गूगल करते हैं। हमारे पास अब चैट जीपीटी है, ग्रोक है, तो हम पूछ लेते हैं कि मुझे ऐसा हो रहा है तो ये क्या होगा। तो बीमारी का पता हम खुद लगा लेते हैं। अच्छा, बीमारी के बाद टेस्ट क्या करने चाहिए, अच्छा उसके बाद डायग्नोसिस कैसे होता है, इलाज कैसे होगा, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, सब कुछ हम अपने आप ज्ञान जुटा लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। और वो ज्ञान जब हम डॉक्टर पर लागू करने की कोशिश करते हैं तो मामला जो है बिगड़ जाता है। आजकल हम सबकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई है और ऐसे में कई तरीके की बीमारियां, परेशानियों से हम जूझते रहते हैं और हम चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके की परेशानी से, किसी भी तरीके की बीमारी से परेशान ना हो। और इसलिए वीएनएम टीवी पिछले 27 सालों से डॉक्टर्स के सेशन करता आया है और अलग अलग बीमारियों पर, समस्याओं पर आपको जानकारी देता आया है। आज ऐसी ही एक समस्या पर बात करेंगे और वो है प्रोस्टेट। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि प्रोस्टेट की दिक्कत है, लेकिन क्या होती है दिक्कत, कब डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, क्या होना चाहिए, किस तरीके का डायग्नोस होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है और क्या प्रोस्टेट की बीमारी को कैंसर तक पहुंचने से पहले हम ट्रीट कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ समन्वय हॉस्पिटल के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि उपाध्याय जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर रवि उपाध्याय से ये सारे सवाल पूछकर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अगर इस तरीके की परेशानियों से हम जूझते हैं तो क्या किया जा सकता है। सर, सबसे पहले प्रोस्टेट ये होता क्या है? क्या ये कोई बीमारी है या फिर कोई समस्या है जिससे लोग परेशान होते हैं? होता क्या है आखिर प्रोस्टेट? सबसे पहले तो आपकी बात मुझे बहुत सही लगी। आजकल डॉक्टर गूगल किसी भी डॉक्टर से ज्यादा बड़ा हो गया है। डॉक्टर के पास जाने से पहले मरीज गूगल पे काफी कुछ चीजें सर्च कर लेते हैं जी। कई बार ये जानकारी सही होती है बट कई बार ये जानकारी को वो सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाता। वो जानकारी अधूरी होती है तो उसका लाभ मिलने की जगह उससे नुकसान हो सकता है जी। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जी। उसका पुरुषों में ये ग्लैंड केवल पुरुषों में पाया जाता है और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सीमन यानी कि वीर्य जब बनता है तो उसके कई पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट जो जाता है वो प्रोस्टेट से जाता है। ओके। ओल्ड एज में ये एक एजिंग का नॉर्मल प्रोसेस होता है। इस ग्लैंड की साइज बढ़ने लगती है। ओके। और जब इसकी साइज बढ़ने लगती है तो ये पेशाब के रास्ते पर दबाव बनाता है, जिसके कारण पेशाब की समस्याएं आ जाती है जी। तो ये ग्लैंड है जिसका ओल्ड एज में कोई फंक्शन नहीं है, पर साइज बढ़ने के कारण ये अवरोध पैदा करेगा और उसके कारण पेशाब की समस्याएं होंगी। सबसे कॉमनली हम देखते हैं कि मरीज को रात में कई बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसका पेशाब पूरी तरह से रुक जाता है। कॉमनली उसको ऐसा लगता है कि मैं पेशाब अपना रोक नहीं पा रहा हूँ, या जब स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें समय लगता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं। और गूगल पे एक बात और मुझे याद आई, आप कर रहे थे, कई बार फीमेल्स को भी लगता है कि ये सब समस्याएं हम कहते हैं कि प्रोस्टेट के कारण समस्या हो रही है, तो फीमेल्स कई बार आके कहती है मुझे प्रोस्टेट वाली समस्या हो गई है। ओके, तो ये कभी-कभी नहीं होता है जी, जबकि ये मेल ग्लैंड है, राइट? ये महिलाओं में नहीं पाई जाती है। नहीं, ये ग्लैंड केवल पुरुषों में पाई जाती है। हाँ, सिम्टम्स ओवरलैपिंग है। इसलिए कई बार पेशेंट्स को लगता है कि ये सिम्टम्स मुझे भी प्रोस्टेट हो गया है। और कॉमनली तो कई लोग इसको प्रोटेस्ट कहते हैं, मुझे प्रोटेस्ट हो गया है। तो ये सब मजाक की बातें हैं जी। बिल्कुल। ये सारी चीजों से डे टू डे डॉक्टर साहब डील जरूर करते होंगे, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बीमारियों को लेकर आते हैं। तो प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, जैसे हर एक के शरीर में, हर मेल के शरीर में होती है, लेकिन कभी कभी ये समस्या करने लगती है। और ये समस्या करने लगती है तो क्या होता है? सर, क्या लक्षण होते हैं कि पता चले कि प्रोस्टेट कुछ अनयूजुअल फंक्शन कर रहा है और किस एज में ये होता है? देखिए, नॉर्मली ये बीमारी जो होती है या जो लक्षण पाए जाते हैं ये 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों में पाए जाते हैं। ओके। पर लाइफस्टाइल के बदलने के कारण हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि कई पेशेंट्स में 50 साल के बाद भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं और कभी कभी तो 50 के पहले भी आजकल कुछ पेशेंट्स को सिम्टम्स आने लगे हैं। ओके। इसको हम दो भाग में मेडिकली डिवाइड करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और इरिटेटिव सिम्टम्स।
पेशेंट्स यूजुअली इरिटेटिव सिम्टम्स से ज़्यादा परेशान होता है। इरिटेटिव सिम्टम्स का मतलब कहें तो उसको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। अच्छा। जब पेशाब आती है तो रोक नहीं पाता। रात में कई दफ़ा उठना पड़ता है जिसके कारण नींद बिगड़ जाती है जी। और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स की बात करें तो पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है, पेशाब करने के लिए जोर करना पड़ता है, पेशाब शुरू करने के पहले रुकना पड़ता है। ओके। और कई बार ऐसा लगता है कि पेशाब करने के बाद पूरी तरह से खाली नहीं हुआ और कुछ पेशाब का भाग अंदर ही रह गया है। जब ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो पेशाब पूरी तरह रुक जाता है और पेशाब की नली लगाकर पेशाब को रिलीज करना पड़ता है। ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि काफी सारे लोगों को लगता है कि उम्र के साथ ये समस्या होना तो नॉर्मल है और कई बार पेशेंट्स को समस्या बहुत लंबे समय से होती है पर उन्हें इस चीज की आदत पड़ जाती है, इसलिए उस बात का उन्हें एहसास भी नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ है जी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पीरियडिकली ऐसा होता है कि धीरे धीरे पेशाब हो रहा है तो इतना आइडेंटिफाई नहीं होता होगा शायद जी। क्योंकि ये ग्रेजुअली ये सिम्टम्स बढ़ते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा, ये बीमारी धीरे 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 करके बढ़ेगी, इसलिए पेशेंट कई बार उस चीज को नोटिस नहीं कर पाएगा बट पेशेंट के साथ वाले घर वाले ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि हाँ अब इन्हें पेशाब करने में काफी समय लगता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके जी। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो आपको एक अलार्मिंग हो जाना चाहिए कि कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो डॉक्टर को कंसल्ट किया जा सकता है। अब सर अगर इस तरीके की समस्या है किसके पास जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, कौन से टेस्ट होने चाहिए और क्या इसकी ट्रीटमेंट होती है? देखिए बेसिक तकलीफ है तो आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर को भी कंसल्ट कर सकते हैं बट अगर आपको लग रहा है कि ये समस्या कुछ लंबे समय से चल रही है और आप उससे परेशान हो रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस नहीं मानना चाहिए जी। यूरोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो आपको एक परफेक्ट तरीके से इसकी पूरी जांच करी जा सकती है, इस बीमारी की कितनी गंभीरता है वो समझा जा सकता है जी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक है कि हर किसी प्रोस्टेट के दर्दी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। काफी सारे मरीजों को लाइफस्टाइल से बेनिफिट मिलता है। इनफैक्ट अगर आप दवा दे रहे हैं, ये ऑपरेशन कर भी रहे हैं, पर अगर आपने लाइफस्टाइल में जो जरूरी बदलाव है वो नहीं करे हैं तो भी आपको समस्या रहेगी। तो ये पूरा स्टार्ट होता है लाइफस्टाइल से। उसके बाद हमें अगर लगता है कि लाइफस्टाइल के परिवर्तन के बाद भी मरीज को उतना फायदा नहीं हो रहा है तो उन मरीजों को दवाइयां दी जाती हैं और जिन मरीजों को दवाइयों से भी लाभ नहीं मिलता है केवल उन्हीं मरीजों का ऑपरेशन करा जाता है जी। आपने मुझसे पूछा कि जांच क्या करी जाती है, तो जांच बेसिकली 3-4 जांचें हैं जो बहुत ही कॉमन होती है। सोनोग्राफी को हम यूरोलॉजिस्ट का स्टेथोस्कोप कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली कोई भी डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है, उसी तरह यूरोलॉजिस्ट कभी भी किसी पेशेंट को यूरिनरी समस्या के लिए सोनोग्राफी हमेशा एडवाइस करेगा। सोनोग्राफी से हम देखना चाहते हैं कि प्रोस्टेट का साइज कितना है, पेशाब ब्लैडर में कितना रुक रहा है, क्या ब्लैडर में पेशाब जो मूत्राशय कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, उसमें कुछ परिवर्तन आया है, किडनी में कोई समस्या तो नहीं है। ये सब चीजें हम सोनोग्राफी पे देखना चाहते हैं। यूरोफ्लोमेट्री एक बेसिक जांच होती है, उसमें मरीज को कहा जाता है कि जिस तरह से वो नॉर्मली पेशाब करता है उससे वही पेशाब मशीन के ऊपर करना है। उससे हम ये जान सकते हैं कि पेशाब की धार बराबर आ रही है या धार कम आ रही है। अच्छा। ये भी एक बहुत कॉमन चीज है। कई बार पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि मेरी पेशाब की धार तो बिल्कुल अच्छी है और वो ये टेस्ट कराने के लिए मना करते हैं। तब हमें उन्हें ये समझाना पड़ता है कि ये आप टेस्ट कर लीजिए, अगर धार अच्छी आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि पेशाब की धार अच्छी है पर धार कमजोर आती है। अच्छा। और उसको सही समय पे अगर हम ट्रीट करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है। ओके। कुछ ब्लड यूरिन की जांचें करी जाती हैं। एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन जैसा बन रहा है वो हमें बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी हम हमेशा करते हैं। कॉमनली आप लोगों ने एक टेस्ट सुना होगा, ऑलमोस्ट पब्लिक में काफी लोगों को पता है, PSA नाम का एक टेस्ट होता है, PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि इसकी एक कट ऑफ लिमिट होती है। यूजुअली जब ये 4 से ज्यादा होता है तो कुछ पेशेंट्स में कैंसर होने की आशंका रहती है। अच्छा। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत जरूरी जानकारी देना चाहूंगा कि जिसका भी PSA 4 से ज्यादा है उसका मतलब ये नहीं कि उसको कैंसर हो गया है। अच्छा। तो इसलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये तो हमने जांचों की बात करी। यूजुअली प्रोस्टेट का कोई भी पेशेंट जब हमारे पास आता है तो एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके प्रोस्टेट को फील करा जाता है कि प्रोस्टेट कैसा फील हो रहा है। अगर उसमें भी ऐसा लगता है कि यहाँ कैंसर की आशंका है, PSA भी बढ़ा हुआ है,
तो ऐसे मरीजों को हम कोशिश करते हैं कि हम डायग्नोसिस पर पहुंचे कि क्या हम कैंसर प्रोस्टेट से डील कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दें। ओके। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पीएसए केवल कैंसर में ही नहीं बढ़ता, ये इन्फेक्शन में भी बढ़ता है। अच्छा। और कई बार इन्फेक्शन में पीएसए कैंसर से भी ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही कम समय में बढ़ जाता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपने पीएसए जस्ट एक रूटीन बॉडी चेकअप के लिए कराया है और अगर पीएसए बढ़ा हुआ आया है, तो मेरी ये सलाह रहेगी ऐसे पेशेंट्स को जरूर यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि वो सही समय पे सही इलाज पा सकें। बिल्कुल। तो डायग्नोसिस हमारी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं, खासकर तब जब कोई भी परेशानी हो रही हो। हम इग्नोर ना करें छोटी छोटी बातें। सिर्फ उन्होंने कहा कि यूरिन का फ्लो जो है वो भी बहुत सारी चीज़ डिटेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ इंडिकेट करता है, तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो आपके मन में भी ज़रूर आ रहा होगा, और वो ये है कि प्रोस्टेट कैंसर तक कैसे पहुँच जाता है। यही सारे लक्षण जो होते हैं वो कैंसर तक कैसे पहुंच जाते हैं? ऐसी क्या प्रोस्टेट ग्लैंड में बदलाव आता है कि वो कैंसर तक पहुंच जाता है? देखिए, जहां तक कैंसर की बात है तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं कह सकते कि बदलाव आ जाता है जिसको हम रोक सकते हैं। कैंसर प्रोस्टेट या प्रोस्टेट की दूसरी बीमारी बीपीएच, अच्छा, इन दोनों के लक्षण लगभग सेम होते हैं। इनिशियल स्टेज में दोनों ही सेम लक्षण करेंगे। अगर नॉर्मल ग्लैंड भी बड़ा हो रहा है और रुकावट कर रहा है तो भी वही लक्षण पैदा करेगा, और कैंसर प्रोस्टेट भी बड़ा होकर सेम लक्षण पैदा करेगा। जब ये लक्षणों को हम इग्नोर कर देते हैं और कैंसर प्रोस्टेट कई बार फैल जाता है, तो कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पेशाब की समस्या लेके नहीं आते। वो ये कहते हैं कि हमारे बैक में दर्द है, और जब जांचें कराई जाती तो पता चलता है कि हड्डी में ऑलरेडी कैंसर फैल चुका है। तो लक्षण के हिसाब से बात करें तो दोनों का लक्षण बिल्कुल सेम रहेगा। बेस्ट ये है, अगर आपको पेशाब की तकलीफ हो रही है तो एक यूरोलॉजी कंसल्टेशन लीजिए। यूरोलॉजिस्ट हमेशा सबसे पहले ये चीज रूल आउट करने की कोशिश करेगा कि कहीं कैंसर प्रोस्टेट तो नहीं है। वो टेस्ट के द्वारा भी किया जाता है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा भी किया जाता है। और जब आशंका होगी तो दोनों का ट्रीटमेंट पूरी तरह से अलग होता है। कैंसर प्रोस्टेट के दर्दी का ट्रीटमेंट ये एक बहुत एडवांस विषय है, तो पूरा तो मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा, पर मूलतः इतना कह सकता हूं कि जब भी पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, अगर वो चेकअप कराएगा तो यूरोलॉजिस्ट सबसे पहले यही इंश्योर करेगा कि वो नॉर्मल ग्लैंड है जो बड़ा हुआ है या कैंसर है, और दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट रहेगा। कैंसर प्रोस्टेट, एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा, एक ऐसा कैंसर है जो रिलेटिवली अच्छा कैंसर कह सकता हूँ। उसका मैं कारण कहूंगा आपको। कैंसर एक ऐसा शब्द है जो सुन के हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि मरीज के पास समय नहीं है, अब तो हो सकता है 4-6 महीने बाद वो जीवित रहे या ना रहे, हमें नहीं पता। प्रोस्टेट कैंसर स्लो ग्रो करता है, इसलिए अगर सही समय पे उसको पकड़ लिया जाए और ट्रीट करा जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और फॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स में लेट स्टेज पे भी पकड़ में आता है तो भी मरीज 8-8, 10-10 साल भी जी सकते हैं। सब नहीं जिएंगे, बट फिर भी आप हार्डली सुनेंगे किसी कैंसर के मरीज को कि जिसको कैंसर शरीर में फैल गया फिर भी वो 8-10 साल से जीवित है। तो कुछ पेशेंट्स इसमें भी जी सकते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है कि जिस भी स्टेज पे अगर आपको डाउट लगता है, सपोजिटली आप लेट भी हो गए, तो भी आप यूरोलॉजिस्ट का परामर्श लीजिए, और जिस तरीके से वो बेस्ट उसको ट्रीट कर सकता है वो उस चीज को करेगा। बिल्कुल। तो भाई, इस तरीके की बीमारियां हैं तो आप जरूर सुन रहे होंगे, रश टू द डॉक्टर। और जरूरी है कि अगर कुछ ना हो तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर कुछ है, कैंसर है या प्रोस्टेट की कोई और बीमारी है, तो वो फौरन कंसल्ट की जाए। अब लाइफस्टाइल में बदलाव की बात की तो वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि लाइफस्टाइल में बदलाव से भी अगर हम इस तरीके की बीमारी को रोक सकते हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सर, लाइफस्टाइल में आपने कहा कि रूटीन में बदलाव करके भी इस बीमारी को हम रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं या व्हाटएवर, क्या हो सकता है लाइफस्टाइल में बदलाव? मैं आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा जी। आजकल हम सभी लोग बाहर का खाना काफी ज्यादा खाते हैं। बिल्कुल। और इसमें काफी अडल्ट्रेशन होता है, काफी मिलावट होती है, काफी चीजें ऐसी होती हैं जो शरीर के लिए पचाना मुश्किल होता है। कॉन्स्टिपेशन जब भी किसी पेशेंट को रहेगा, स्पेशली इस एज ग्रुप में, तो उसकी पेशाब की समस्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अच्छा। तो कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। एट द सेम टाइम हमें अच्छे फल और सलाद खाना चाहिए जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बॉडी में मिलते हैं, जिससे प्रोस्टेट की हेल्थ मेंटेन रहती है। हम
काफी बार कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ये सब चीजें भी पेशाब की थैली को इरिटेट करती हैं। ऑलरेडी पेशाब की थैली दबाव में है क्योंकि प्रोस्टेट उसमें अवरोध पैदा कर रहा है। जब आप उसको कुछ इरिटेटिंग ड्रिंक देंगे तो उसमें समस्या बढ़ जाएगी। कुछ चीजें होती हैं जैसे कॉफी डायूरेटिक होता है, चाय डायूरेटिक होता है, अगर हम दिन भर उसका सेवन करते रहेंगे यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। पेशाब की थैली ऑलरेडी दबाव में है, अब उसे ज्यादा यूरिन मिल रहा है तो उसको ज्यादा यूरिन निकालना पड़ रहा है, तो ये भी उसके लिए एक समस्या है। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसा खान पान ना रखें जिससे कि हमें कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन हो, हम ऐसा खान पान ना रखें जिससे कि हमारे ब्लैडर को इरिटेशन हो। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि कई बार हमें ऐसा समझाया गया है कि रात में पानी पीना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। ये एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा, आपने देखा होगा कि दिन में तो हम हर 2 या 3 घंटे में पेशाब करने के लिए जाते हैं, पर रात में एक नॉर्मल व्यक्ति यंग एज की बात करें तो 6-7 घंटे आराम से सोता है, बिना उठे सोता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात के समय शरीर को पानी की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा पानी पी के सोएंगे तो किडनी को यूरिन बनाना पड़ेगा, वो यूरिन ब्लैडर में जाएगा। जब ब्लैडर की कैपेसिटी आ जाएगी तो आपको यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ेगा, तो आपकी नींद बिगड़ेगी। इसलिए रात को सोने से पहले आखिरी 2 घंटे में ओल्ड एज के पेशेंट्स को पानी नहीं लेना चाहिए। दूध को भी काफी लोग समझते हैं कि दूध रात में पी के सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। दूध आप शाम को लेंगे तो भी उतना ही हेल्दी रहेगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए कहने का मतलब है कि रात को सोने से पहले आखिरी 2 घंटे में किसी भी प्रकार के लिक्विड को अवॉइड करें। रात में जब उठते हैं काफी बार देखने में आता है कि पेशेंट्स को लगता है मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो फिर से पानी पी लेते हैं। जब आप दोबारा पानी पिएंगे दोबारा यूरिन बनेगा, तो एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है। आप हर बार उठ रहे हैं, आप दोबारा पानी पी रहे हैं। इसलिए सोने से पहले आखिरी 2 घंटे में और रात को जब आप उठ रहे हैं उस समय पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए, ये तो आज बहुत बड़ी और बहुत नई बात हमें जानने मिली। हम में से ज्यादातर लोग 90% लोग रात को पानी पीकर ही सोते हैं या दूध पीकर सोते हैं। तो बहुत सही और सटीक बात आज हमें पता चली है कि आप रात को पानी पीकर सोते तो है लेकिन उठते तो है नहीं, तो वो उतना प्रेशर जो है आपकी बॉडी पर, आपकी किडनीज पर बनता जा रहा है। तो ये मुझे लग रहा है हमारे सभी व्यूअर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टिप साबित होगी। सर, एक और सवाल मेरे मन में था, क्या ये हेरिडेटरी बीमारी है? क्या ये जेनेटिक होती है? क्या ये आनुवंशिक रूप से आती है एक से दूसरे में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो एज है। आपने देखा है कि एजिंग प्रोसेस को कोई रोक नहीं सकता। हमने देखा है हमारे बालों का कलर बदल जाता है, एक उम्र के बाद हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है। उसी तरह प्रोस्टेट ग्लैंड भी उम्र के साथ बढ़ेगा ही। किसी में कम बढ़ेगा, किसी में ज्यादा बढ़ेगा। तो एजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाँ, पर जहां तक जेनेटिक्स की बात करी जाए तो हाँ, इसमें जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है। और यूजुअली जिन पेशेंट्स में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है उनमें यह बीमारी रिलेटिवली जल्दी एज में आती है और उनके प्रोस्टेट की साइज यूजुअली ज्यादा होती है। ये 2 चीजें जरूर पाई जाती हैं। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि जेनेटिक्स तो हम बदल नहीं सकते, ये तो हमारे शरीर की जो बनावट है वो तो हो गई है। पर अगर आपको पता है कि आपके फैमिली में आपके फादर को या एल्डर ब्रदर को समस्या रही है तो आप एटलीस्ट सावधान रह सकते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप जल्दी परामर्श ले सकते हैं, उसे इग्नोर ना कीजिए। जी सर, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि आजकल हम लोग ऑफिस में भी बहुत सारा वक्त बैठे रहते हैं, तो बहुत सारे लोग वॉशरूम जाने से कतराते हैं कि बाद में चले जाएंगे, और 1 आध घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, क्या यूरिन को रोक कर रखना भी प्रोस्टेट की बीमारी की ओर लीड करता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि काफी पेशेंट्स को जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ, जब वो मेरे पास आती है तो मुझे पूछना पड़ता है कि आप कितनी देर में यूरिन करने जाते हैं। डायरेक्टली प्रोस्टेट को तो अफेक्ट नहीं करता, पर ब्लैडर को बहुत अफेक्ट करता है। ब्लैडर का क्या काम होता है? पेशाब की थैली का काम होता है कि पेशाब स्टोर करे। जब किडनी पेशाब बनाएगी तो एक ऑर्गन है जिसमें पेशाब स्टोर करा जा सकता है, और जब उसकी कैपेसिटी आ जाए तो पेशाब को खाली करे। आप समझिए, अगर आपकी पेशाब की थैली की कैपेसिटी है जो 2 से 3 घंटे में भर जाती है, उसके बाद अगर आप पेशाब करने नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसको उसकी लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच कर रहे हैं। पेशाब की थैली जब ज्यादा स्ट्रेच होती जाएगी, अपने कैपेसिटी से ज्यादा काम करेगी, तो धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए नॉर्मली 2-3 घंटे में एक बार पेशाब करना चाहिए। और ऑफिस में अगर आप बैठे भी, सिटिंग वर्क भी है, तो ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक को छोड़ दें तो भी
1-2 घंटे में एक राउंड लगा के आना चाहिए, जी। हमारे शरीर को एक जैसा नहीं रखना चाहिए। तो तो पेशाब लंबे समय रोकना एक गलत आदत है। कभी कभी हुआ तो ठीक है, लेडीज के लिए होता है कई बार कि उनको कन्वीनियंट जगह नहीं मिलती, राइट। तो ये एक समस्या है। अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब हमारे देश में ये समस्या कम हो गई है, आपको जी। कई जगहों पे टॉयलेट्स मिल जाते जाएंगे। हैं, राइट। तो इसलिए एक आध बार तो कभी कुछ हुआ तो मैं कहूंगा कि चलता है, वो सभी के साथ हो सकता है। पर अगर आप ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि हाँ मैं 4-4, 5-5 घंटे तक पेशाब नहीं जाता हूँ या नहीं जाती हूँ, तो ये एक गलत आदत है। जी। उसको जितना जल्दी हो सकता है बदल दीजिए। बिल्कुल। एक चीज और भी ऐड करूंगा Yes, यहाँ yes, पे, please. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी उम्र से ये चीज फॉलो करते आए हैं, तो हमारी आदत ही पड़ गई है। पेशेंट्स कहते हैं मुझे तो पेशाब आता ही नहीं हाँ, है। वो ही सब बड़े बड़े गर्व से कहते हैं कि 7-8 घंटे तो ऐसे ही चल जाता है, अपने को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो इसलिए होता है क्योंकि पेशाब की थैली ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो गई है और उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो गई है। अच्छा। कैपेसिटी ज्यादा होने से फायदा नहीं होने वाला, उससे पेशाब की थैली कमजोर हो जाती है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कई समय से आप पेशाब 5-6 घंटे में नॉर्मली जाते हैं, तो उस आदत को बदलिए। 3 घंटे में के बाद अगर लग रहा है कि पेशाब का थोड़ा प्रेशर है, तो भी पेशाब करके आइए। ब्लैडर बहुत अच्छा ऑर्गन है, वो रीमॉडलिंग करता है। तो अगर आपने कुछ समय रहते इस आदत का परिवर्तन किया, तो भी उसमें अच्छा फायदा मिल सकता है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे हैं ना, ये सारी बातें मैं आपके लिए जानने की कोशिश कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं समन्वय हॉस्पिटल के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि उपाध्याय से। सर, एक सवाल और पूछ ही लेती हूँ। यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाने का ट्रेंड अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। अभी भी हम फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे, जीपी के पास जाएंगे। आज जब आप आए हैं, जरूर पूछना चाहूंगी कि यूरोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है, यूरोलॉजिस्ट करते क्या है, क्या क्या बीमारी या समस्याओं में यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, फैमिली डॉक्टर के पास सभी को जाना चाहिए बेसिक बीमारियों के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर यह समझदारी होना बहुत जरूरी है कि आपको उसकी लिमिटेशन पता रहे। अगर आपको सर दर्द हो रहा है, अगर आपको सर्दी खांसी है, आप चाहते हैं कुछ दवा लेना है, आप जरूर फैमिली डॉक्टर के पास जाइए। पर जब आपको लगता है कि बीमारी थोड़ी सीरियस हो रही है या आपको जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तब आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास या सुपर स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि यूरोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी सर्विस है। अब यूरोलॉजिस्ट की बात करूं तो यूरोलॉजिस्ट किन ऑर्गन्स को डील करते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट, जो कि किडनी से शुरू होता है। फिर नलियां किडनी 2 होती हैं शरीर में, और 2 नलियां होती हैं जिन्हें यूरेटर कहा जाता है। उनका काम होता है किडनी जो यूरिन बना रही है उसको पेशाब की थैली ब्लैडर तक लेके जाए। और यूरेथ्रा, जो कि रास्ता होता है पेशाब बाहर निकलने का। प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसा कि हमने चर्चा करी, पुरुषों में पाया जाता है। और पुरुषों के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस और पेनिस, वो भी यूरोलॉजी में आते हैं। तो बेसिकली कहूं तो दोनों ही सेक्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सेक्स का यूरिनरी ट्रैक्ट पूरी तरह से यूरोलॉजिस्ट का डोमेन होता है। और मेल के जो जेनिटल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो यूरोलॉजी में आते हैं। फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट डील करता है। अब ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि फीमेल्स उस बात को इग्नोर करती हैं और यूरिन की समस्या के लिए भी हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। तो गायनेकोलॉजी एक बहुत ही डिफाइंड साइंस है। यूरिनरी ट्रैक्ट उसका पार्ट नहीं होता है। तो अगर आप यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्या से जूझ रहे हैं तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। दूसरी एक चीज होती है कि नेफ्रोलॉजिस्ट भी किडनी का डॉक्टर होता है। जब दोनों ही डॉक्टर किडनी के हैं तो किसके पास जाया जाए? अगर मैं आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूं तो यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो उन बीमारियों से डील करता है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। पर इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हर मरीज का ऑपरेशन ही कर देगा। वो ऑपरेशन वाला डॉक्टर होता है, ये कहना गलत है। यूरोलॉजिस्ट पथरी को ट्रीट करता है, जब जरूरत पड़ती है तो ऑपरेशन करता है, पर दवा से भी ठीक करता है। तो यूरोलॉजिस्ट पूरी किडनी से लेकर पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के सारे ऑर्गन्स की बीमारियों को डील करता है, जो कि सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल होती है। अब नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करता है? नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का वो डॉक्टर होता है जो किडनी के फंक्शन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब भी कुछ बीमारियां, कॉमनली बात करी जाए तो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, ऐसी कई बीमारियां होती है जिनके कारण सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। जब पेशेंट्स को वो सब समस्या होती है तो उस वक्त नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। क्रिएटिनिन अगर किसी जगह पे अवरोध के कारण बढ़ रहा है तो वो काम यूरोलॉजिस्ट का होता है।
तो ये थोड़ा एक ब्रीफ में कहा जाए तो जब जी। कुछ बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जिसके लिए रेगुलर दवा की जरूरत पड़ती है, वो सारी बीमारियां किडनी की नेफ्रोलॉजिस्ट डील करता है। यूरोलॉजिस्ट किडनी की सारी सर्जिकल बीमारियां, किडनी के कैंसर, किडनी के इन्फेक्शन और पूरा बाकी का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसको डील करता है। ओके, तो कब यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, कब नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है और कब गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है, ये भी इस सर ने हमें समझाया। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं में हमें समझ नहीं आता है कि हम कंसल्ट किसे करें, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। वैसे आप सबको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, आप मुझे बताइए। ये सारी बातें आपके लिए जानना समझना जरूरी है कि नहीं? आप नहीं तो आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं इस तरीके की परेशानी से कभी ना कभी तो रूबरू होते ही है, और ऐसे में अगर ये सारी जानकारियां आपके पास हो तो आप फटाफट आसानी से और जल्दी से डील कर सकते हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। फेसबुक पर आलतू फालतू रील्स तो हम बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, लेकिन अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन शेयर करेंगे तो सोसाइटी को, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स को, सबको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। पहले 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को देखते थे, लेकिन अब नंबर बदल गया है। 647 नंबर के चैनल पर जियो टीवी फाइबर पर 24 घंटे आप वीएनएम टीवी को देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।